हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत टेक्निकल @21 में। तो हमने कल से एक नई सीरीज़ चालू की है डीआरडीओ के लिए, एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। कल की वीडियो में हमने सेफ्टी टॉपिक्स को डिस्कस किया था और सेफ्टी टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कल की वीडियो में किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे अगर सेफ्टी से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो एच टी क्वेश्चन आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप विश्वास करके उस वीडियो को देख करके जाइएगा, डेफिनेटली ही आने वाले एग्जाम में आपको उस वीडियो का जो वैल्यू है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो मार्किंग मीडिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करें, और जितने भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रेड के एंगल प्लेट मशीन शॉप के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो एंगल प्लेट का प्रयोग जैसे कि आपको पता होगा कि मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि मशीन शॉप के कार्य में कौन से ग्रेड का एंगल प्लेट प्रयोग करते हैं। तो एंगल प्लेट जो है आपके मुख्यतः दो ग्रेड में पाए जाते हैं, एक ग्रेड 1 और एक ग्रेड 2। तो मशीन शॉप के कार्यों के लिए हम ग्रेड 2 का जो है एंगल प्लेट प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 4th नंबर आपका सा राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टूल यूज टू ले आउट द लार्ज सर्किल्स। ठीक है, यानी कि बड़े वृत्त की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका डीएमआरसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि बड़े वृत्त की लेइंग आउट करने के लिए हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ट्रेमल। ठीक है, सॉरी प्लीज़, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ट्रेमल। ठीक है, बड़े वृत्त की लेइंग आउट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रेमल का यूज़ करते हैं। डिवाइडर की बात करें तो ये स्टेपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जेनिंग कैलिपर की बात करें तो ये गोले जाब का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अन्य नाम हार्मोफ्लोराइड, ऑड लेग और पॉइंट टू लेग कैलिपर भी है। ठीक है, स्क्राइबर की बात करें तो इसका प्रयोग हम सर्किल बनाने के लिए करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। जितने भी इस फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में जितने भी आपके ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन के बारे में एटलीस्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2nd नंबर का, पैटर्न मेकर के द्वारा कौन सी रूल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पैटर्न मेकर होते हैं उनके द्वारा श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो श्रिंक रूल आपका 2nd में है, 2nd आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रिंक रूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि श्रिंक रूल का प्रयोग जो है पैटर्न मेकर करते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करें, नैरो रूल की बात करें तो ये आपके संकीर्ण जगहों पे प्रयोग की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संकीर्ण जगहों पे कौन सी रूल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पाइप के अंदर की माप लेने के लिए हम हुक रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। श्रिंक रूल से संबंधित एक और पॉइंट पूछता है आपसे कि श्रिंक रूल का साइज होता है, तो ये जो आपकी एक्चुअल जो रूल होती है इसके साइज से थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि जो ये मोल्डिंग वगैरह जो होते हैं बनाते समय जो पैटर्न मेकर होते हैं इसका यूज़ करते हैं। तो अब अगर एक्चुअली हम अगर उसकी माप लेंगे नॉर्मली स्टील रूल के माध्यम से, ठीक है, तो जो मेटल होते हैं आपके जो ठंडे होते हैं तो सिकुड़ते हैं, तो उसकी साइज़ में आपकी कमी आ जाएगी। इस वजह से जो श्रिंक रूल का जो साइज़ होता है वो आपके वास्तविक साइज़ से थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। तो आपका इसको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर, पंच से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है। तो पंच मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं, आप इसको याद रखिएगा, प्रिंग पंच और सेंटर पंच। प्रिंग पंच आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं प्रिंग पंच भी, एक प्रिंग पंच 30 डिग्री और एक प्रिंग पंच 60 डिग्री। प्लीज़ आप लोग जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली, उसको कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग सुनिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली ही अगर आप कंसंट्रेशन के साथ में हमारी इस पूरी सीरीज़ को देख लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेशन में अच्छे से मूड में होकर एक बार वीडियो को देखिएगा। डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे पंच के बारे में। मैंने आपको बताया कि पंच आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिंग पंच और एक सेंटर पंच। प्रिंग पंच आपके 2 प्रकार के होते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। और सेंटर पंच जो होता है यह जो है इसका जो एंगल की बात करें तो यह होता है 90 डिग्री। और प्रिंग पंच 30 डिग्री जो होता है इसका प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि प्रिंग पंच 60 डिग्री का प्रयोग जो होता है आपका मार्किंग के लिए करते हैं। तो पंच से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं
मैं महज 1 या 2 मिनट में आप लोगों के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं से उन सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया है। उम्मीद है आपने कंसंट्रेशन के साथ में सारे बातों को सुना होगा और सारे पॉइंट्स को आपने नोट भी किया होगा। अगर जितने भी मैं वर्बली चीज़ें बता रहा हूँ, एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके उन सारे पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लिखने वाली एक ऐसी हैबिट्स है, अगर जिस दिन आपके अंदर आ गई तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को लिखा करिए। ठीक है, वर्बली जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक वीडियो में मैं मैक्सिमम 25 या 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो अगर मैं एक क्वेश्चन से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, 5 अगर पॉइंट बन सकते हो तो सारे पॉइंट्स को आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप 25 क्वेश्चन को अगर डबल करें तो हम 50 अगर भी क्वेश्चन अगर इसको काउंट करते हैं तो एक वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो महज 15 से 20 मिनट में अगर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं, आपका रिवीजन हो जा रहा है, तो यह आप लोगों को सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आप जब बुक लेकर के बैठते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाता है कंसंट्रेशन करने के लिए बुक के ऊपर। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखा करिए और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैं वर्बली बता रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा ना बातें करेंगे हम, क्योंकि आपका समय बहुत ही बेशकीमती है, मुझे पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर पंच का आपका राइट आंसर होगा। सेंटर पंच का पॉइंट कितना होता है, तो यह 90 डिग्री होता है, आप इसको याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रिक पंच की बात करें तो 30 डिग्री, और डॉट पंच की बात करें, ये जिसे हम डॉट भी प्रिक पंच एक जो 60 डिग्री होता है इसको हम डॉट पंच भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रिक पंच के लिए 30 डिग्री और डॉट पंच जो प्रिक पंच 30 डिग्री, डॉट पंच आपका 60 डिग्री, इसे प्रिक पंच 30 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, इसे कोई भी नाम से प्रिक पंच या डॉट पंच कहते हैं, ये मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और सेंटर पंच जो होता है ये 90 डिग्री का इसका कोण होता है, और यह जो होता है आपके ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड का प्रयोग कोण मापने के लिए करते हैं। जो कॉम्बिनेशन सेट होता है इसमें आपका स्क्वायर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है। ठीक है, और इसमें आपकी पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड का प्रयोग कोण मापने के लिए करते हैं। तो स्क्वायर हेड का तो प्रयोग 90 और 60 डिग्री का स्क्वायर का हेड जो होता है इसमें 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल को माप सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर हेड जो है आपके जो है कोण मापने का कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर प्रोटेक्टर हेड। सेंटर हेड होता है आपका गोले आपका सेंटर निकालने के लिए। तो कॉम्बिनेशन सेट में आप याद रखिएगा ये 3 हेड होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। अगर कोण मापने की बात करें तो प्रोटेक्टर हेड के द्वारा कोण मापा जाता है, और सेंटर हेड के द्वारा गोले आपका सेंटर निकाला जाता है, और स्क्वायर हेड के द्वारा 90 डिग्री और 45 डिग्री की हम माप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, मार्किंग प्लेट किस मटेरियल से बनाई जाती है। तो याद रखिएगा जो मार्किंग की प्लेट होती है जिसपे वर्कपीस को रखकर आप मार्किंग करने का कार्य करते हैं वो आपके कास्ट आयरन से बनाई जाती है। ठीक है, पिग आयरन की बात करें तो ये आपका सबसे अशुद्ध लोहा होता है। ठीक है, यह ब्लास्ट फर्नेस से तैयार किया जाता है। और माइल्ड स्टील की बात करें तो इसमें 1.5% तक आपकी जो है 1.7% तक आपकी जो होती है, क्या कहते हैं माइल्ड स्टील का प्रयोग जो होता है आपके जैसे कि डिवाइडर वगैरह होते हैं। ठीक है, जेनी कैलिपर होते हैं, इन सबको बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं, या तो आप इसको याद रखिएगा। रॉड आयरन की बात करें तो यह सबसे शुद्ध लोहा होता है, यह जो है आपको पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर, मार्किंग के द्वारा किसे रेफरेंस सरफेस प्राप्त होती है। तो मार्किंग करते समय जो है आपका मार्किंग आपकी जो टेबल होती है उसके द्वारा हम आपकी जो रेफरेंस सरफेस हम प्राप्त करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग की टेबल होती है उसी के द्वारा हम जो है रेफरेंस का लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, पार्ट ऑफ हैमर। तो ये एक हैमर का बॉल पिन हैमर का फिगर दिया गया है, और इसमें सारे इसके फिगर को सारे इसके पार्ट्स को एरो के माध्यम से इंडिकेट किया गया है। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, हैमर बना करके दे देगा उसका फिगर, और उसके किसी भी एक पोर्शन से को एरो के द्वारा इंडिकेट करके आपसे उसका पार्ट का नाम पूछ सकते हैं, उसके भाग का नाम पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा जो सबसे हैमर जो है या सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम पिन कहते हैं, और ये बाल के आकार की है तो यह बाल पिन हो जाएगा। ठीक है, और जिस पे जो मार्किंग की गई यहाँ पे देख रहे होंगे आपने थोड़ा सा स्टैंप लगाया गया है। ठीक है, तो यह जो है इस पर हैमर का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, तो यह चिक कहलाता है। तो याद रखिएगा कि हैमर का जो चिक वाला पोर्शन होता है उस पर हैमर की स्पेसिफिकेशन दी रहती है कि कौन सी कंपनी का है, कितना वजन है। ठीक है, ये सब चीज़ें उस पर लिखी रहती है। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हैमर का कौन सा जो भाग होता है वो मुलायम रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि चिक जो होता है इसको मुलायम रखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो शोल्डर टाइप का बना हुआ होता है उसे हम नेक कहते हैं, और जो स्ट्राइकिंग पोर्शन होता है हैमर का उसे हम फेस कहते हैं, और जो हैंडल होता है ये लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग एक्शन होती है, इस वजह से हम आप इसको लकड़ी का बनाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है।
तो ये हैमर के जितने भी पार्ट्स होते हैं इस फिगर में दिखाया गया है, आप प्लीज़ एक एक पार्ट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ हैमर की बात करें तो हैमर कितने प्रकार के होते हैं, तो हैमर देख लीजिए। पहला है जैसे कि हम लोग पिन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के हैमर डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि ये पहला है आपका बाल के आकार की इसकी पिन है, तो इसे हम बाल पिन हैमर कहेंगे। इसमें जो पिन है उसकी क्रॉस में हैंडल के बनी हुई है, तो इसे हम क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। इसे पहचानने का सीधा सा तरीका है कि याद रखिएगा, अगर जो पिन है हैंडल के क्रॉस में बनी है तो उसे हम क्रॉस पिन हैमर कहेंगे, और हैमर की पिन जो है हैंडल के सीधे में बनी है तो स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। और क्ला हैमर का प्रयोग जो होता है आपके जो है कील वगैरह उखाड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद होता है एक स्लेज हैमर, तो इसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में हम किया जाता है। स्लेज हैमर की वजन की बात करें, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा स्लेज हैमर का जो वजन होता है 2 से लेकर 10 किलोग्राम तक होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे मार्किंग के लिए पूछता है कि मार्किंग के लिए कौन से, या मार्किंग या रिवीटिंग के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। और इसके वजन की बात करें तो 250 ग्राम होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, स्क्राइबर किस धातु से बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा स्क्राइबर का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं, मार्किंग करते समय रेखाएं खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। और यह जो आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर हाई कार्बन स्टील, ठीक है। सॉरी प्लीज़ एक बार लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, एंगल प्लेट में स्लॉट्स क्यों दिए जाते हैं, तो एंगल प्लेट का प्रयोग हम मार्किंग करते समय जॉब को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसमें स्लॉट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि इसमें जो है कह रहा है पहला नंबर टू प्लेस द बोल्ट, बोल्ट लगाने के लिए, तो सही ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, टू प्लेस द बोल्ट, बोल्ट को स्थान देने के लिए, ठीक है। एंगल प्लेट में स्लॉट दिया जाता है ताकि बोल्ट और नट के माध्यम से हम जॉब को एंगल प्लेट पे उसको जो है एडजस्ट कर उसको फिक्स कर सकें, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा टू प्लेस द बोल्ट, बोल्ट को स्थान देने के लिए एंगल प्लेट में स्लॉट्स दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, तो कॉम्बिनेशन सेट में हमने आपको बताया था कि आपका प्रोटेक्टर होता है, स्क्वायर हेड होता है, सेंटर हेड होता है, जबकि स्टॉक जो है आपका नहीं होता है। स्टॉक के बदले में इसमें क्या होता है, आपका एक रूल होती है जिसके ऊपर ये सारे पार्ट्स आपके प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड ये आपके क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो स्टॉक जो होता है आपका यह नहीं होता है, स्टॉक जो होता है आपका और ट्राई स्क्वायर का पार्ट है, तो स्टॉक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि कौन सा पार्ट नहीं है कॉम्बिनेशन सेट का, तो स्टॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं। और इसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटा मेज के साथ समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग होता है। तो ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है और कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा इसके लिए हम गाइड पिन का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइड पिन्स, ठीक है। और सॉरी बेस हो गया, यहाँ पे गाइड पिन याद रखिएगा, गाइड पिन आपका राइट आंसर होगा। फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू की बात करें तो ये सूक्ष्म नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म नियंत्रण के लिए कॉम्बिनेशन सेट के जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए हम फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रॉकर आर्म जो होती है आपके डायरेक्ट बेस से नहीं लगी होती, इसके ऊपर आपका स्पेंडर लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको जो है ला करके देता रहूं, और आप लोग जो है इसी प्रकार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है, तो स्क्राइबर के पॉइंट का जो कोण होता है वो आपका 12 से 15 डिग्री का होता है। तो ये भी आपका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर का 12 से 15 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। तो याद रखिएगा स्क्राइबर के पॉइंट का कोण जो होता है आपका 12 से 15 डिग्री होता है, और ये आपके जो है मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह जो आपके हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, भी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं, तो भी ब्लॉक का प्रयोग जो होता है गुलेज आपको सहारा देने के लिए, गुलेज आपको पकड़ने के लिए, उस पर मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। और यह जो आपके 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक है। जो ग्रेड ए वाला होता है वो अधिक परिशुद्ध होता है, और बी ग्रेड वाला हो को थोड़ा सा कम परिशुद्ध होता है। ग्रेड ए वाले की जो होता है आपका कास्टन का, जबकि ग्रेड बी वाला जो होता है आपका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो मार्किंग मीडिया से संबंधित कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको जस्ट 1 या 2 मिनट लूँगा, और इन 1 या 2 मिनट में आपके मार्किंग मीडिया से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैं आप लोग को डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्किंग मीडिया होता क्या है। तो मार्किंग मीडिया याद रखिएगा एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, जिसका प्रयोग मार्किंग की जाने वाली
सतह पे किया जाता है ताकि मार्किंग की जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, और यह मार्किंग मीडिया जो होता है मुख्यतः आपके 4 प्रकार का होता है, वाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर। ठीक है, और वाइट वॉश की बात करें तो यह आपकी कास्टिंग या फोर्जिंग की वाली सतहों पे वाइट वॉश का प्रयोग किया जाता है। ये आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है कि रफ सतहों पे कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा वाइट वॉश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिनिशिंग की गई सतह पे कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा प्रशियन ब्लू का प्रयोग करते हैं फिनिशिंग की गई सतह पे। और आपसे क्वेश्चन एक से एग्जाम में पूछता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट जो है आपका जहरीला होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है, तो याद रखिएगा सेलुलोज लेकर जो है विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है हमने 1 या 2 मिनट में कर दिया है। और आपने उम्मीद है आपने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में सारे पॉइंट्स को सुना होगा और उनको याद किया होगा। और एक अभी तक आपने याद नहीं हो पाया तो एक बार वीडियो को पुनः जो देख लीजिएगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, हम 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिनिश की गई सतहों पर कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुके हैं, अगर जब आपका अच्छी प्रकार से फिनिशिंग किया गया है तो वहाँ पे हम प्रशियन ब्लू का प्रयोग करते हैं, और अगर आपकी सतह अच्छी प्रकार से फिनिशिंग नहीं की गई है तो वहाँ पर हम वाइट वॉश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका प्रशियन ब्लू राइट आंसर हो जाएगा। और प्रशियन ब्लू ऐसा मार्किंग मीडिया है जो सूखने में अधिक समय लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लगता है, तो याद रखिएगा जो प्रशियन ब्लू है आपका सूखने में अधिक समय लेता है, तो आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, गोले जाब का सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में कई सारे पूछा गया है क्वेश्चन कि गोले जाब का सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा गोले जाब का सेंटर निकालने के लिए हम जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। तो कैलिपर की बात करें तो ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। यह जो है आपके माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं किसी जॉब की बाहरी डायमीटर को डायमेंशन को चेक करने के लिए, मापने के लिए। इनसाइड डायमीटर का प्रयोग करते हैं किसी इनसाइड और जो है किसी जॉब के इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए, माप लेने के लिए। और जेनी कैलिपर का प्रयोग किया है किसी गोले जॉब का सेंटर निकालने के लिए। इसके साथ ही इसका प्रयोग जो होता है पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए भी हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और ट्रैमल का प्रयोग करते हैं, बड़े सर्किल खींचने के लिए हम ट्रैमल का प्रयोग करते हैं। तो आप उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा और इन सारे पॉइंट्स को आपने कंसंट्रेशन से जो है नोट किया होगा और आपने कंसंट्रेशन के साथ में सुना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, जेनी कैलिपर का अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा जेनी कैलिपर को हम ऑड लेग कैलिपर, पॉइंट टू लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। तो ये सारे आपके जेनी कैलिपर के नाम हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का, जी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, और आई थिंक इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। मार्किंग की कौन कौन सी विधि है, यानी कि मार्किंग करने की कौन कौन सी विधि होती हैं, किन किन विधियों के द्वारा हम मार्किंग करते हैं। तो याद रखिएगा सेंट्रल लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड और टेम्पलेट्स के माध्यम से हम मार्किंग करते हैं। तो ये जितनी भी ये विधियों का हमने डिस्कशन किया है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, सेंट्रल लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड और टेम्पलेट्स, इन सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं। इन सारी विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी 4th नंबर का, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।